हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो हमने वर्ल्ड सीरीज़ में हमने लास्ट 3 क्लासेस हमने देखे, जहाँ पे हमने पहला तो बैकग्राउंड देखा था, फिर पहला क्लास हमने देखा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, सेकंड फिर हमने देखा अमेरिकन सिविल वॉर, फिर फोर्थ वो हम आज देखने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये दो चीज़ों की वजह से इसका बर्थ हुआ। पहला तो है एनलाइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट या फिर रेनेसांस, जो कि हमारा पहला क्लास था। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखिए। दूसरा चीज़ जो हमने देखा अमेरिकन रिवॉल्यूशन, ठीक है, उसके वजह से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है। तो ये दोनों अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको कुछ हद तक समझ नहीं आएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इससे पहले आपने अगर नहीं देखा तो वापस जाके देख लीजिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है इट इज़ अ ट्रू रिवॉल्यूशन। ठीक है, अमेरिकन रिवॉल्यूशन तो था बट वो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में था, बट ये पहला रिवॉल्यूशन है जो खुद के ही किंग के अगेंस्ट में हुआ और फिर एक मोनार्की एक डेमोक्रेसी में बदल गई। ठीक है, एक रिपब्लिक में बदल गई। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत लंबा है, इसमें दो फेजेस में हम बड़े बड़े फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला तो जैसे ही लुई 16 जो फ्रांस के राजा थे उनको गिलोटाइन कर दिया जाएगा, और फिर आगे हम देखेंगे कि नेशनल वॉर काउंसिल वगैरह और कमेटी ऑफ नेशनल कमेटी पब्लिक सेफ्टी कमेटी बनेगा, और वो क्या करेंगे, वो फिर हम देखेंगे जैकोबिन्स पावर होल्ड करेंगे और फिर उनका पावर खत्म होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करके जब तक जैकोबिन्स खत्म होंगे हम उसको एक पार्ट करेंगे, फिर जैकोबिन जैसे खत्म होंगे तो हम देखेंगे जिरोंडिन्स जो है वो राइज करेंगे और फिर नेपोलियन खुद को एम्परर करेंगे और फिर उनका भी फॉल हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से दो पार्ट्स में इसको देखेंगे। तो ये पहला पार्ट है, तो यहाँ पे हम टिल जैकोबिन का फॉल होता है वहाँ तक देखेंगे। अच्छा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस क्या हैं पहले ये देखते हैं। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन में इस तरह से हम इसको 4 कॉजेस में ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं: पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटेलेक्चुअल। पॉलिटिकल कॉज क्या है? देखिए, पॉलिटिकल कॉज जो है ना, ये हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक उसके वजह से नहीं हुआ, मतलब एक राजा के वजह से नहीं हुआ पॉलिटिकल कॉज। ये इस टाइम पे जो राजा हैं वो लुई 16 है। ठीक है, लुई 16। तो इनसे पहले जो रूलर्स रहे लुई 14 और लुई 15 दोनों, इनका भी बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, कैसे? ये जो लुई 14 रहे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, और क्या सोचा उन्होंने कि मेरे जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स, उनसे मैं क्या करूं, ज़मीन और उनका ताकत कैसे इरोड कर दूं और मेरा खुद का ताकत मैं कैसे बढ़ाऊं। ठीक है, और फिर इन्होंने मल्टीपल बैटल्स लड़े हैं। ठीक है, बहुत सारे बैटल्स ये लड़े और बहुत सारे बैटल्स ये जीते भी। बट क्या हुआ, जब आप बैटल्स लड़ते हो तो आपके रिसोर्सेस ड्रेन होते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो डिजास्टर था वो मोनार्की के लिए स्टार्ट हो गया था। ठीक है, सेकंड, जब हम लुई 15 को पढ़ते हैं तो हमने अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ा था, तो हम वहाँ पे देखेंगे कि अमेरिकन रिवोल्यूशन में जब वॉर छिड़ा, ठीक है, तो अमेरिकन्स के सपोर्ट में क्या हुआ था कि फ्रेंच लोग चले गए थे। ठीक है, फ्रेंच आर्मी ने अमेरिकन्स को सपोर्ट किया था अगेंस्ट आपके जो ब्रिटिश फोर्सेस हैं। ठीक है, इसके अलावा लुई 15 के टाइम पे ही 7 इयर्स वॉर हुआ था। ओके, तो ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। अगर वॉर हुआ या उन्होंने अमेरिकन उसको सपोर्ट किया तो इससे क्या होगा, फिर से वही रिसोर्सेस ड्रेन होते हैं और मोनार्की थ्रेट में आता है। अब हम आते हैं लुई 16 के टाइम पे क्या होगा, जिनके टाइम पे ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा है वो होगा। देखिए, उनके पूर्वजों की तरह ही लुई 16 भी एक वीक रूलर निकले। ठीक है, जो कि इनएफिशिएंट थे और इनका डिसीजन मेकिंग का पावर खासकर उनके मंत्री परिषद नहीं ले पाते थे, और इनकी जो क्वीन थी मैरी एंटोनेट वो लिया करती थी, और वो एक इल एडवाइज़र थी, मतलब उनके जो एडवाइसेस थे वो अच्छे से काम नहीं करते थे। तो ऑलरेडी लुई 16 को एक वीक कैरेक्टर के रूप में देखा जा रहा था। इसके अलावा लुई 16 ने एक अपना पैलेस बनाया था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, और ये क्या हुआ था, ये उनके सिटी से बहुत दूर था और यहाँ पे आम लोगों के साथ, नोबल्स के साथ वो बात नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रख लिया था। ठीक है, तो इस वजह से भी माना जाता है कि ये सारे पॉलिटिकल कॉजेस की वजह से कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन आगे आया है। उसके बाद सोशल कॉजेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी 3 पार्ट्स में। ठीक है, जो पहला पार्ट था उसको बोलते थे क्लर्जी, जो सेकेंड पार्ट था उसको बोलते थे नोबल्स, और जो थर्ड पार्ट था उनको बोलते थे कॉमनर्स। ठीक है, जैसे
क्लर्जी में कौन आते थे? जो चर्च के मेंबर्स, फादर, पोप, ये सब मेंबर्स आ जाते थे। नोबल्स मतलब जो कि जनरली जिनके कंट्रोल में लैंड होता था, लैंड कंट्रोल करते थे ये लोग, लैंड लॉर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स हो जाएंगे, ये सब क्या है, ये आते थे नोबल्स में। और बाकी जितने भी बच गए, वर्कर्स, ठीक है, एग्रीकल्चर जो करते हैं, फार्मर्स, पेंटर्स वगैरह वगैरह, मिडिल क्लास लोग, वो सब क्या हुए, वो सब कॉमनर्स हुए। प्रॉब्लम क्या था? दो प्रॉब्लम थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लैंड। ये जो ऊपर के दो हैं, यानी क्लर्जी और नोबिलिटी, ये मोर देन 30% जो लैंड है इनके कंट्रोल में था, ठीक है, और बाकी जितना भी लैंड है ये इनके कंट्रोल में था। बट इनका जो नंबर था ये करोड़ों में था, ठीक है, जबकि इनका जो नंबर था मिला के लाख में होता था। तो आप सोचिए कितने कम लोगों के पास कितना ज़मीन है और कितने ज़्यादा लोगों के पास कितना कम ज़मीन है। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ उनके साथ में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो कॉमनर्स है, सिर्फ इन्हीं को टैक्स, यही सिर्फ टैक्स पे करते थे, यही सिर्फ टैक्स पेयर्स थे। ये लोगों से कोई टैक्स वसूल नहीं होता था। और जब भी वॉर होता था, जब भी इकोनॉमिक डिफॉल्ट होता था, तो इन्हीं लोगों पे क्या होता था, टैक्स का जो बर्डन है ये इन्हीं लोगों पे गिरता था, ठीक है, इन्हीं लोगों पे ये गिरता था। और अभी हमने बात किया लुई 15 के टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ है, तो इन दोनों का जो बर्डन है ये लुई 16 के टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। और यही एक रीज़न बनेगा उनका फिर क्या होने का, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होने का, ठीक है। इकोनॉमिक कॉजेस में वही फिर हम वही डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहला तो अभी हमने देखा टैक्स स्ट्रक्चर उनका वो फ्लॉड था, ठीक है, मतलब अच्छा नहीं था। वो किस पे सिर्फ गिरता था? सिर्फ गिरता था कॉमनर्स पे, ठीक है, ये पहला प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम हुआ फेमाइन। 1789 में फेमाइन आया। किस वजह से? विंटर बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, ठीक है, विंटर बहुत ज़्यादा हार्श हो गए। और ये जो फूड प्रोडक्शन था इसकी वजह से वो प्रोडक्शन बहुत लो चला गया, ठीक है, तो ब्रेड के प्राइसेस ज़्यादा होने लगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये था डेट। वो जो बैटल्स उन्होंने लड़े हैं उसमें उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था कि उनकी जीडीपी का ऑलमोस्ट 60% वो लोग क्या करते थे, डेट को रीपेमेंट करने में चुका रहते हर साल, ठीक है। तो अब पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्चा नहीं हो सकता पैसा। और उनकी सोसाइटी में हंगर, ठीक है, पॉवर्टी, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये धीरे धीरे करके क्या हो रहा था, राइज हो रहा था, ठीक है। तो ये होंगे उसके इकोनॉमिक रीज़न। और यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न था। कैसे? जब हम नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है, ओके। आगे देखिए, आगे है इंटेलेक्चुअल कॉज, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि यूरोप में मूवमेंट चला था, एनलाइटमेंट, रेनेसांस, और इसके जो कुछ प्रोपाउंडर्स थे, ठीक है, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसेओ, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, ये सब क्या करते थे, ये सब किस आइडिया को बता रहे थे लोगों को? ये बता रहे थे रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिकनिज्म ये क्या होता है, ठीक है। ये जो किंग का जो डिवाइन राइट होता था, जो लोगों में ये चलता था कि किंग जो है वो भगवान के द्वारा भेजे गए हैं, ठीक है, और वो इसी वजह से वो हम पे रूल करेंगे, ये इसको खारिज करते थे। ये बोलते थे ऐसा नहीं है, किंग के पास डिवाइन राइट नहीं है, लोगों के पास, लोगों को चूज करना चाहिए, है ना, पॉपुलर वोट या फिर पॉपुलर चॉइस, इसको वो प्रमोट करते थे कि जो रूलर होगा वो कहीं ना कहीं वो पॉपुलर चॉइस पे चलना चाहिए उसको, ओके। तो ये क्या हुआ, ये इंटेलेक्चुअल लोगों ने उनकी सोसाइटी को क्या किया, धीरे धीरे करके रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। और उन्होंने क्या किया, मोनार्की और चर्च के अगेंस्ट में खासकर उन्होंने क्या किया, रिलीजियस डोमिनेंस को, राजा जो सपोर्ट पाते थे, ये सब को उन्होंने इरोड करने का कोशिश किया, और उन्होंने किया भी। तो लोगों में क्या होता था, आप जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आपको पता लगेगा। सैलॉन कल्चर क्या है? सैलॉन कल्चर में क्या होता था कि एक जैसे लाइब्रेरी होता है ना, उस टाइप का एक रूम में ऑर्गेनाइज किया जाता था, और वहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे, और उनके बीच में जो न्यूज़पेपर में आया है, इन लोगों के जो राइटिंग्स आए हैं उनको डिस्कस किया जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ायदा एक क्या हुआ कि ऑल्दो लिटरेसी रेट बहुत कम था,
बट क्योंकि एक आदमी उसको पढ़ता था और बाकी लोग सुनते थे तो उनको पता लगता था कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। और इन्हीं का जो एजुकेशन और ये जो आइडियाज़ उन्होंने प्रपोज किए, फ्री मार्केट इकोनॉमी होना चाहिए, है ना, मार्केट में जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे वो मार्केट के डिमांड से हिसाब से ड्रिवन होने चाहिए, स्टेट का रोल मिनिमम होना चाहिए, रिलीजन सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए यानी, और सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया कि चर्च क्या होना चाहिए, स्टेट से सेपरेट होना चाहिए। ये सारे आइडियाज़ क्या हुआ, लोगों में फैलने लगा था। ठीक है, तो ये सारे कॉज होंगे हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के। आगे देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में हमने ये देखा कि भाई इकोनॉमिक जो डेट है इनका ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, जीडीपी का 60% करीब जा रहा था। तो क्या था, जब भी ऐसा कभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम फ्रांस फेस करता था तो वो क्या करता था, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था, स्टेट जनरल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, ये पार्लियामेंट और मोस्ट पावरफुल उनका लेजिस्लेचर टाइप का ऑर्गन था। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता, इसको कन्वीन किया जाता था, इसको बुलाया जाता था, समन किया जाता था, आइए और प्रॉब्लम को सोल्यूशन हम ढूंढते हैं। बट इसमें 2 प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? नंबर 1, इसको लुई जो 14 थे उनके टाइम से ही नहीं बुलाया गया था, यानी 175 ईयर से ज़्यादा हो गए थे, इसको कभी बुलाया ही नहीं गया था। ये पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पे जो अभी हम बात कर रहे थे ना, 3 तरह के जो सोसाइटी उनका डिवीज़न था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, जो क्लर्जी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिला था, जो आपका नोबल्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिला था, और जो कॉमनर्स हैं इनको रिप्रेजेंटेशन मिला था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हुआ ना, यहाँ पे ये ग्रुप में क्लर्जी में टोटल 300 मेंबर्स थे, सिमिलरली नोबल्स में भी 300 मेंबर्स थे, और कॉमनर्स में 600 मेंबर्स थे। ठीक है, बट ये 300 मेंबर का वोट ना एक ही होता था, मतलब 300 लोग मिलके एक वोट देंगे, नोबल्स 300 लोग मिलके एक वोट देंगे और ये 600 लोग मिलके एक वोट देंगे। तो वोटिंग सिस्टम एक ही था। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता था, जब भी कॉमनर्स कोई मुद्दा उठाते थे तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते थे और 2-1 की बहुमत से क्या करते थे, कॉमनर्स का सारा प्रॉब्लम वो लोग, मतलब उनका जो उन्होंने प्लीड किया हुआ है उसको वो क्या करते, उसको ख़त्म कर देते थे, मतलब उसको पास ही नहीं होने देते थे। तो कॉमनर्स को ये सबसे ज़्यादा बुरा लगता था। ठीक है, अब ये इसको क्या करेंगे, लुई 16 इसको बुलाएंगे वापस। क्यों बुलाएंगे, कि कैसे करके हम ये डेट ट्रैप से बाहर निकले। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कोलोन और एक थे नेकर, इन सबको वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनको बुलाया जाए कि भाई कोई रास्ता बताओ, हम कैसे इस इकोनॉमिक बर्डन से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो कोलोन और नेकर प्रपोज करते हैं कि भाई तुम नोबल्स और क्या करो, क्लर्जी जो है, क्लर्जी, इन सब पे भी टैक्स लगाओ। इससे क्या होगा, टैक्स का बेस बढ़ेगा और अमाउंट भी टैक्स का ज़्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये डेट ट्रैप से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, बट इतना बड़ा रिफॉर्म लाने के लिए उनको क्या चाहिए, स्टेट जनरल को बुलाना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, 1789 में स्टेट जनरल को बुलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आगे वहाँ पे यही मुद्दा उठता है कि क्या होगा, मतलब आगे क्या इसको मतलब ये प्रपोज किया जाएगा कि भाई चाहे तुम क्लर्जी हो, चाहे तुम नोबल्स हो, चाहे तुम कॉमनर्स हो, तीनों को ही टैक्स देना पड़ेगा। बट क्या हुआ, कॉमनर्स ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। किस वजह से, ये मुद्दे पे वो प्रोटेस्ट करेंगे। ये अभी हम बात करते हैं, एक वोट ही उनको मिला है, तो कॉमनर्स बोलेंगे कि भाई हम तो नंबर में ज़्यादा हैं बट हमें वोटिंग एक ही मिला है, और हमें हमेशा से क्या कहा जाता है, ये लोग आउट परफॉर्म कर देते हैं, हमारा कुछ भी कभी पास ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो कॉमनर्स ये बोलना स्टार्ट करेंगे कि भाई हमें क्या करो, हर आदमी पे, मतलब 1 मैन 1 वोट, ये कॉन्सेप्ट लेके आओ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि हम 600 लोग हैं, ओके, ये दोनों भी मिलकर 600 होंगे तो बराबरी का मुकाबला होगा। ठीक है, कि ये भी वोट देंगे, हम भी वोट देंगे। इसको नोबल लोगों ने खारिज करना स्टार्ट किया, क्लर्जी ने भी इसको खारिज करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से क्या होगा, ये लोग प्रोटेस्ट करने के चक्कर में ये क्या करेंगे, वो जो स्टेट जनरल था, यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, ये बाहर आ जाएंगे, मतलब रूम छोड़ के बाहर चले जाएंगे। अब भी होता है पार्लियामेंट में, आप देखोगे जब भी डिबेट चलता है तो ओपोजिशन बाहर जाते हैं प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, उनका प्रोटेस्ट एटीट्यूड। तो वैसे ये लोग भी बाहर आ गए। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये लोग बाहर आ गए तो ये लोग बाहर आके प्रोटेस्ट करने लगे। तो
जब नेक्स्ट मीटिंग हुआ तो क्या हुआ कि लुई 16 ने बोला इनको अंदर घुसने ही मत देना, ये जो स्टेट जनरल था यहाँ के अंदर इसको घुसने ही मत देना, ठीक है। तो उनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया। तो उसके बगल में वो जो उनका पैलेस था, पैलेस ऑफ वर्सेलिस, उसके बगल में एक टेनिस कोर्ट था। ये देखिए इंडोर टेनिस कोर्ट था, ये इमेज आपको दिख रहा होगा। वो लोग क्या करते हैं, जो कॉमनर्स थे, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उधर चले जाते हैं और वहाँ पे वो एक ओथ लेते हैं जिसको फेमसली बोला जाता है टेनिस कोर्ट ओथ करके। और वहाँ पे ये क्या ओथ लेते हैं कि भाई हम जब तक अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जब तक ये नहीं लिख लेंगे हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। इसको फेमसली जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन करके, कि ये सॉरी टेनिस कोर्ट ओथ करके, ठीक है। ये सब देखिए आप कैसे ओथ ले रहे हैं, एक आदमी हाथ ऊपर किया हुआ और सब हाथ बढ़ा के वो ओथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और वो फिर क्या करते हैं, खुद को बोलने लगते हैं नेशनल असेंबली करके, ठीक है। और इनका एक ही ड्यूटी है, क्या करना, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना, ठीक है। तो पहला पेज आपको समझ आ गया होगा आई होप, कि कैसे स्टेट जनरल में वोटिंग सिस्टम था और उसके चलते जो कॉमनर्स थे उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया और अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं और उन्होंने अपना नाम बदल लिया और रखा है नेशनल असेंबली, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब ये बात लोगों में पता लगा कि भाई जो कॉमनर्स हैं उन्होंने रिवोल्ट कर दिया है और उन्होंने वो प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं और वो अभी क्या करेंगे, वो अभी हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो दूर दराज के इलाकों में यानी फ्रांस के जो आउटस्कर्ट्स में जो फार्मर्स थे यहाँ पे, ठीक है, जो फार्मर्स थे वो क्या करते हैं, वो रिवोल्ट कर देते हैं। किसके अगेंस्ट में, फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट में, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स के अगेंस्ट वो रिवोल्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, वहाँ पे जो उनके दस्तावेज थे, यानी कहीं पे किसी ने लोन लिया है, वो जो लिखा हुआ था वो दस्तावेजों में, किसी का लैंड किसी के अंडर था, वो सब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत फ्यूडल लॉर्ड्स को मार भी डाला और क्या किया, उन्होंने जो उनके दस्तावेज थे उनको जला डाला, फाड़ डाला, पानी में फेंक दिया, इस तरह का सब स्टेप वो लेने लगे। तो धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अनरेस्ट ये स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे, फ्रांस में ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं, पेरिस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं ये लोग, और वो अपने साथ और भी लोगों को चार्ज करते रहते हैं। जैसे आप ये इमेज में देख सकते हो, बहुत सारे लोग मिलते हैं। ये जो आपको फोर्ट दिख रहा है इसको बेस्टिल फोर्ट बोलते हैं, ठीक है, बेस्टिल फोर्ट। तो एंग्री क्राउड जो है वो क्या करता है, उनको लगता है कि लुई हमारे लिए कुछ करना नहीं चाहते और वो क्या करते हैं, वो मानते हैं कि ये जो फोर्ट था इसको यूज़ किया जाता है एज ए प्रिजन, ठीक है। और इसको माना जाता था कि ये किंग का जो कंट्रोल है हम पे, इसको शो कर रहा है, उनका जो ऑटोक्रेटिक नेचर है इसको ये शो कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, ये फोर्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है। और इसको बेस्टिल डे के रूप में आज भी फ्रांस में मनाया जाता है और वो इसी डे को वो मानते हैं कि ये फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, वो प्रिजन में घुस जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारा गोला बारूद रखा हुआ होता है, ठीक है, गन और बम ये सब रखा हुआ होता है। जितने प्रिजनर्स यहाँ पे होते हैं उन सबको छुड़ा देते हैं और ये फोर्ट को पूरा वो डिमोलिश कर देते हैं। उसका ईट अलग करके, वो ऐसा भी लिखा गया है कि वो क्या करते हैं, वो ईट को एक एक ईट वो वहाँ से अलग हटा देते हैं। और आज अगर आप फ्रांस जाओगे तो आपको ये फोर्ट देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये फोर्ट को उन्होंने डिमोलिश कर दिया। अभी हमने बात किया था, ये स्लाइड पे आप देखिए क्या बात किया था हमने, कि नेशनल असेंबली बना था और वो बोला था कि मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखूंगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना तो इतना ईजी बात है नहीं, टाइम लगेगा। तो उन्होंने सोचा कि टाइम इतना तो हमें लग रहा है, हम अभी क्या करते हैं, अपना नाम बदलते हैं, क्या करते हैं हम, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो करते हैं। हमारा भी जब इंडिपेंडेंस हमें मिला तो हमने भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था, तो इन्होंने भी अपना बना लिया। और इन्होंने बोला कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होने चाहिए जिसके तहत हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कैसे चलना है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ये देखिए वो लेके आते हैं अपना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। यहीं पे जो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे सब लिखे हुए हैं, है ना। देखिए ये देख सकते हैं। तो ये एक प्री कॉन्स्टिट्यूशन हम मानेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट ये फ्यूचर में वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल होगा, ठीक है। उसको उन्होंने नाम दिया डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या होगा, ये लोग फिर बोलेंगे कि हम वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग के चलते जो भी गवर्नमेंट जो लोग सिलेक्ट होके आएंगे वही फिर रूल करेंगे, ठीक है। और इनका एम क्या होगा, हमें क्या करना है, ब्रिटेन के जैसे हमें क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाना है, ठीक है। जहाँ पे जो राजा है उसके पास बहुत ही कम पावर रहेगा और जो वो कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो आए होंगे जो इलेक्टेड मेंबर्स, उनके पास ज़्यादा पावर रहेगा। तो इनका ये एम था और उन्होंने बोला कि आगे जाके क्या होगा, वोट होगा। ठीक है, ओके। तो ये अभी यही काम करने में लगे हुए हैं। उसी टाइम पे एक क्या होता है, एक अफवाह यानी एक र्यूमर स्टार्ट होता है कि भाई जो ट्रिटी, जो आपका जो वर्साइलिस का जो महल है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्वीन है, लुई 16 के जो क्वीन है मैरी एंटोनेट, वो क्या कर रहे हैं, वो एक पार्टी दे रहे हैं, लैविश पार्टी, बहुत सारा खाना पीना उधर रखा हुआ है। और अभी हम बात कर रहे थे कि फेमाइन हो रहा था, फूड के प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे थे धीरे धीरे करके, आम जनता में पॉवर्टी, हंगर बढ़ रहा था। तो जो वुमेन थे उन्होंने क्या किया, वो गुस्से में आ गए और क्या किया, उन्होंने पेरिस से मार्च करना स्टार्ट किया। तकरीबन 7 से 8 हज़ार वुमेन क्या किए, उनको जो भी मिला, किसी को डंडा मिला, किसी को और कुछ मिला, घर से छुरा मिला, वो उठा के वो लोग चले कहाँ, जो वर्साइलिस, ठीक है, वर्साइलिस का जो उनका महल था, राजमहल था, वहाँ पे वो लोग गए और वहाँ पे वो घुस गए ज़बरदस्ती और उन्होंने सारे गार्ड्स को मार डाला और किंग और क्वीन को फोर्सफुली बोला कि आप इतने दूर में रह रहे हैं, आपको आम जनता का जो ग्रीवेंसेस है वो आपको पता नहीं लग रहा, आप चलिए हमारे साथ। और उनको ज़बरदस्ती वर्साइलिस से पेरिस वो लोग शिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा हम देखेंगे, जो राजा का जो पावर था वो एब्सोल्युटली इरोड होना स्टार्ट होगा और उसी को फेमसली बोला जाएगा वुमेन्स मार्च। ठीक है, तो वो फोर्स करके ले आते हैं पेरिस सिटी में, ये हमने देख लिया। आगे जब राजा चले गए और ये जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, तो अभी इलेक्शन होगा करके उसने बोल दिया, तो आगे क्या होगा, तो इसके लिए पार्टीज चाहिए, है ना। तो क्या होगा, अभी डिफरेंट पार्टीज का इमरजेंस होगा जो कि इलेक्शन लड़ के फिर वो अपना सरकार बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहला है जैकोबिन्स, ठीक है, जैकोबिन पार्टी, ठीक है, और दूसरा है जिरोंडिन्स। दो पार्टी हैं। ये जो जैकोबिन्स थे, ये जैकोबिन्स लोग को बोला था ये रेडिकल लोग थे। ठीक है, रेडिकल मतलब वो डिमांड ऐसा करते थे कि किंग को पूरा हटा दो, ठीक है, पूरा रिपब्लिक बना दो, है ना, रेडिकल आइडियाज जो बहुत ज़्यादा चेंज प्रीच करते हैं। और जिरोंडिन्स थोड़े से लिबरल थे। ठीक है, ये वही लोग हैं जो बोले थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए। ठीक है, वैसे वुमेन का भी एक पार्टी था, जो अभी हम वुमेन मार्च देख रहे थे, तो रिवोल्यूशनरी वुमेन्स पार्टी करके एक तीसरा पार्टी भी था, रिवोल्यूशनरी वुमेन्स पार्टी करके एक तीसरा पार्टी भी था। बट हमारे लिए जैकोबिन्स और जिरोंडिन्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला पार्ट का जो वीडियो है यहाँ पे हम जैकोबिन्स तक देखेंगे, सेकेंड फेज में हम जिरोंडिन्स और नेपोलियन का राइज और फॉल देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारे पार्टीज बनने लगे थे, ये सारे रेडिकल पार्टीज थे और इनका जो लीडर था जैकोबिन पार्टी का, वो था रोबेस्पियर। ठीक है, इनका रोल हम आगे जाके देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि लुई के तो बंदी बना के रख दिया गया कि वो पेरिस में घूम रहे थे। अब लुई को डरने लगता है कि भाई लोग मुझे मार डालेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कैसे भी यहाँ से छूट के चला जाऊँ। ठीक है, क्यों कि उनका ससुराल जो है वो होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, यानी उनकी जो क्वीन थी मैरी, वो ऑस्ट्रिया की थी, तो वो कोशिश करेंगे कि मैं कैसे बॉर्डर क्रॉस करके ऑस्ट्रिया चला जाऊं। बट बॉर्डर के पास में वो पकड़े जाएंगे, लोग उनको पहचान लेंगे कि लुई यहाँ से भागने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये भागने का कोशिश उनका होगा, वो लोगों में और ज़्यादा फ्यूल भरेगा। उनको लग रहा होगा कि लुई भी चाहते हैं रिवोल्यूशन करना, बट क्लर्जी और जो ये आपका नोबल्स हैं यही उनको करने नहीं देते। बट अभी सामने वो पकड़े गए कि लुई भी, ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है, लोगों का हाथ में पावर आने का जो प्रोसेस चल रहा है, ये भी रुक रहा है। ठीक है, तो अब से लुई को देखा जाएगा आज एनिमी करके, एनिमी ऑफ द रेवोल्यूशन करके वो देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ पे दूसरी तरफ जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसने क्या होगा, फ्यूडल सिस्टम को उसने बोला होगा फ्यूडल सिस्टम को एंड कर देते हैं। ठीक है, फ्यूडल सिस्टम वहाँ पे एंड हो जाएगा। जो क्लर्जी थे, यानी चर्च के पास बहुत सारा लैंड था, फर्टाइल लैंड था और बहुत सारा लैंड था जहाँ से चर्च टैक्स कलेक्ट करती थी। तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बोला आज से चर्च के पास कोई लैंड नहीं रहेगा, और उन्होंने यहाँ चर्च बहुत सारे बंद भी करवा दिए और बहुत सारे जो चर्च थे उनके अंडर जो जमीन हुआ करता था उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे होंगे। जब ये घटना होगा, लुई 16 को वापस पकड़ के पेरिस में लोग ले आएंगे, तो क्या होगा कि ये डिक्लेयर होगा, डिक्लेरेशन ऑफ प्रिटेंज बाय आपका ऑस्ट्रिया और प्रसिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रसिया के द्वारा ये डिक्लेयर होगा और यहाँ पे ये पब्लिकली बोलेंगे कि हम अभी फ्रांस पे हमला करेंगे ताकि हम लुई को बचा पाएं। ठीक है, तो जब ये डिक्लेरेशन होगा तो लोग बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनको ये लगेगा कि भाई अगर ये लोग खुल्लम खुल्ला डिक्लेयर कर रहे हैं
इसका मतलब लुईज पक्का इनसे सपोर्ट कैसे ना कैसे करके मांग रहा होगा। ठीक है, तो जब ये डिसाइड हो जाता है तो फ्रांस को अभी लड़ना पड़ेगा किनके अगेंस्ट में, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के अगेंस्ट में। ऑलरेडी उनका सिचुएशन बहुत ही बुरा है। इसी टाइम पे क्या होगा, जो लुई हैं वो एक बार मार्केट में घूम रहे होंगे अपनी क्वीन के साथ, तो लोग क्या करेंगे, उनको पकड़ेंगे और उनके गार्ड्स को सारे मार डालेंगे और फिर उनको क्या किया जाएगा, उनको फिर गिलोटाइन, यानी ये आप देख रहे होंगे मशीन जो आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या कहता है, ये एक पर्सन का बॉडी है, आप यहाँ पे देखिए उसको, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ये एक ब्लेड है, उसको क्या कहता है, यहाँ से जब रस्सी को खींचा जाता था ये गिरता था और सर यहाँ से कट जाता था, जैसे इस आदमी को आप देख सकते हैं वो पकड़ा हुआ है, और नीचे एक कटोरी होता था जहाँ पे वो सर जाके गिरता था, फिर उसको पब्लिकली दिखाया जाता था। तो इसको डॉक्टर गुलेटिन करके एक आदमी थे फ्रांस में, उन्होंने ईजाद किया था। उन्होंने ये बोला कि जब फांसी देते हैं हम लोगों को तो वो बहुत ज़्यादा तड़पता है, और कई बार ऐसा होता था कि फांसी में लोग मरते नहीं थे, मतलब अधमरा हो जाते थे, तो वो बहुत पेनफुल होता था। तो उन्होंने सोचा कि उनको एक ईजी डेथ दिया जाए, तो उन्होंने इस वजह से इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये फेमसली गुलेटाइन करके जाना जाता है। और लुई 16 को जो लोगों ने मारा पीटा, उनको फिर फाइनली क्या कर दिया गया, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं, लुई 16 को फिर गिलोटाइन कर दिया गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब जितने सारे कंट्रीज थे आसपास, यूरोपियन कंट्रीज, वो सारे अभी डरने लगेंगे कि शायद हमारे अगर लोग हमें अटैक कर दें तो क्या होगा, क्योंकि फ्रांस में देखा गया कि लोगों ने राजा को मार डाला। ठीक है, ये कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि यूरोप में, दुनिया भर में तब मोनार्कीज चलते थे, मतलब राजा सबको रूल करते थे। ठीक है, तो वो लोग सब डर गए और उन्होंने क्या किया, एक कोalition बनाया। कौन कौन थे ये कोalition में, ब्रिटेन था, आपका ऑस्ट्रिया था, आपका प्रशिया था, ठीक है, आपके डच लोग थे इसमें। तो ये सारों ने मिलके बोला कि नहीं, अभी हम क्या करेंगे, हम सब मिलके किसके अगेंस्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट में अभी बैटल छेड़ देंगे। ठीक है, डर गए थे। तो अब क्या होगा कि अब जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो भी क्या होगी, वो भी डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि उसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। अब इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो अब इलेक्शन हुए और क्या हुआ कि जो आपका ये था, जो पार्टीज बने थे वो लोग अभी इलेक्ट होना स्टार्ट होते हैं, तो वो खुद को भी डिसॉल्व कर देती है वो पार्टी। अब इलेक्शन के बाद क्या होता है, एक नया बॉडी कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, जो जिसको बुलाया जाता है नेशनल कन्वेंशन। ठीक है, वो बॉडी एग्जिस्टेंस में रहती है टिल 1795 तक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं वो जैकोबिन्स होते हैं। ठीक है, जैकोबिन्स यानी रेडिकल लोग, जो रेडिकल लोग थे यही होते हैं। ठीक है, और इनका जो लीडर था वो होता है रॉबस्पियर। अभी हम जो बात कर रहे थे, रॉबस्पियर होता है इनका लीडर। अब रॉबस्पियर क्या करता है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर आ जाता है, तो वो क्या करता है, जो भी लोग उसको लगता है, जिस भी लोग जो भी रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में है, उसको वो गिलोटाइन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, और तकरीबन माना जाता है ये 1793 से 95 के बीच में तकरीबन 16,000 लोगों को गिलोटाइन किया गया था, और ये नंबर सिर्फ पेरिस का है। ठीक है, और बाकी फ्रांस के जितने सिटीज़ हैं आप सोचिए उनमें कितना हुआ होगा गिलोटाइन। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो रॉबस्पियर था ये डिक्टेटरशिप पे उतर आया, और इसने क्या किया, जो भी कोई बोलता था कुछ भी रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में, किसी ने कुछ न्यूज़पेपर में लिख लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको पकड़ के वो लोग गिलोटाइन कर देते थे। तो ये जो डर का माहौल था, इस माहौल को फेमसली जाना जाता है रेन ऑफ टेरर के नाम से। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, रेन ऑफ टेरर इसके नाम से जाना जाता था। और फिर क्या हुआ, ये देखिए आप कैसे कितने सारे लोगों को लाइन में रखा गया है यहाँ पे गिलोटाइन करने के लिए। यही पेज दिखा रहा है किसको, रेन ऑफ टेरर को। ओके, अब क्या होगा, धीरे धीरे जो रॉबस्पियर हैं ये जब बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा डिक्टेटर करने लगेंगे, तो सब लोगों को डर लगने लगेगा। खुद जैकोबिन पार्टी के जो मेंबर थे उनको भी डर लगने लगेगा कि भाई अगर ये कल को हमें मार डाला तो, समझ रहे हैं। उस तरफ से जिरोंडिन चिल्ला रहे होंगे कि भाई नहीं, तुम लिबरल प्रिंसिपल्स तुम्हें लेने चाहिए, तुम तो वापस से मोनार्की जैसे बिहेव करने लगे हो। तो क्या होगा, फाइनली क्या होगा, खुद रॉबस्पियर जिसने ये स्टार्ट किया था, ये जो गिलोटाइन प्रोसेस है, ये जो गिलोटाइन प्रोसेस उसने स्टार्ट किया था, उसी को ही पकड़ के 1795 में उसी को ही गिलोटाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, और रॉबस्पियर के डेथ के साथ क्या होंगे, जैकोबिन्स जो हैं वो क्या होंगे, वीक हो जाएंगे, जैकोबिन पावर खत्म हो जाएगा, और फिर एक नया पार्टी वहाँ पे पैदा होगा, जो कि यहाँ आपके जो पार्टी पावर में आएगी वो होंगी जिरोंडिन्स। ठीक है।
ठीक है। कई बार आपसे ये भी पूछ लेता है कि भाई जिरोंडिन्स और जैकोबिन्स में डिफरेंस क्या है। एक तो हमने देख लिया वैल्यू सिस्टम में, दूसरा जैकोबिन्स को ना फुल पैंट्स भी बोला जाता था, फुल पैंट्स। क्यों? क्योंकि फ्रांस में ना तब फैशन जो चलता था वो था हाफ मतलब नी पैंट्स का, ठीक है। जो रिच लोग थे, जो नोबल लोग थे, वो क्या करते थे, नी तक ही पहनते थे पैंट, है ना। और जो गरीब लोग थे, जो वर्कर क्लासेस के थे, जो कि ज़्यादातर जैकोबिन्स के फॉलोअर थे, वो सब क्या करते थे, वो फुल पैंट पहनते थे, ठीक है। क्योंकि ये जो नी पैंट्स जो थे वो बहुत महंगे होते थे, और जैकोबिन्स जो है वो रेड कैप पहनते थे अपने आप को सिंबल करवाने के लिए। और यही जैकोबिन्स लोगों ने क्या किया था, जो आपका फ्लैग है फ्रांस का, पहले फ्लैग हुआ करता था रेड एंड ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू। बट आप देखोगे आज जो फ्लैग है उसमें बीच में व्हाइट भी है। ये जो व्हाइट कलर है, ये जैकोबिन्स ने बोला था कि ये रिवॉल्यूशन का कलर है और इसको ऐड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेशनल सॉन्ग है उनका ला मर्सलिस, ला मर्सलिस, ये भी इसी टाइम पे, ये जो रेन ऑफ टेरर से थोड़ा ही टाइम पहले यही आया था। मर्सलिस एक्चुअली एक जगह है, वहाँ के लोग जो जब मार्च कर रहे थे किसके अगेंस्ट में, ये फर्स्ट कोवालिशन के अगेंस्ट में। अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रिटेन, डच, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, इनके अगेंस्ट में जब मार्च कर रहे थे तो ये गाना वो गा गा के चलते थे ताकि सारे लोग, किसान, वर्कर, सारे लोग आए और वो चले, ठीक है। तो ये सारे डेवलपमेंट हुआ, और यहाँ पे हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि फ्रेंच नेशनल आइडेंटिटी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट में मैं फिर से बता देता हूँ कि जो रॉबस्पियर के डेथ के साथ में क्या हुआ, उसको ही गिलोटाइन कर दिया गया, जिसने उसी प्रोसेस को स्टार्ट किया था, और उसके साथ जैकोबिन पावर खत्म होता है और जिरोंडिन्स यहाँ पे राइज करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। कल हम देखेंगे जिरोंडिन पावर और नेपोलियन, उसके साथ में उनका राइज होना और नेपोलियन का फॉल होना। तो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन दोनों ही पार्ट फ्रांस के कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।